तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। आप इस तरह से अच्छे रहिए। तो देखिए बच्चों, आज हम आपके लिए फिर एक नई क्लास लेके आए हैं। और जो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लास का है, क्या है हमारा? कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आप फटाफट से अपने एक कॉपी और पेन खोल के बैठ जाइए। फटाफट ओपन कीजिए कॉपी और एक पेन, ताकि मैं जो भी यहाँ पर आपको डिक्टेट करता हूँ या फिर जो भी आपको मैं ओरली बताता हूँ, आप उसको फटाफट नोट डाउन भी कीजिएगा। ठीक है? बेसिकली मैं आपको यहाँ पे हाँ, हम लोग पूरा नोट करके देते हैं बोर्ड में। बट अगर आपको इनमें विजुअल्स की प्रॉब्लम आती हो तो आप प्लीज, अगर कोशिश हो सके, अगर पॉसिबल हो सके, तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं आप उनको लैपटॉप पे देखिएगा। लैपटॉप में आपको विजुअल्स एकदम क्लियर नजर आएंगे, बिकॉज की मोबाइल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। ठीक है बच्चों? तो आप जो भी मैं यहाँ पे और ली या फिर जो भी हम यहाँ पे बोलते हैं, आप उसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, बिकॉज हम जितना भी स्टेटमेंट होता है पूरा हम यहाँ पे आपको बोल के दिखाते हैं, तो आप इसको साथ साथ राइट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपकी जो क्लास थर्ड है, ये हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं। ठीक है? तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट की क्लास थर्ड है। टॉपिक है आज का हमारा कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी हमारे जो बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों? तो बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए, ताकि आपको मेन पॉइंट्स आपको राइट डाउन करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बेसिकली हम इनके जो कंपोनेंट्स हम उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट्स होता है वो होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। क्या होता है बच्चे? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है सोशल एनवायरनमेंट। सेकंड कौन सा होता है? सोशल एनवायरनमेंट। एंड थर्ड हमारा जो होता है वो होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। कौन सा होता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। एंड जो फोर्थ हमारा होता है वो होता है लीगल एनवायरनमेंट। क्या? लीगल एनवायरनमेंट। ठीक है? एंड फिफ्थ एंड लास्ट जो हमारा होता है वो होता है हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है बच्चे? ये हमारा क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो बेसिकली हमारे 5 बिजनेस एनवायरनमेंट है, जिनके बारे में आज आपको रीड आउट करना है, जिनके बारे में आपको आज एक्सप्लेन तरीके से पढ़ना है। ठीक है? तो देखिए बच्चों, हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप भी अपना पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए, और साथ साथ जो भी पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, आप उनको राइट डाउन करते रहिएगा, ताकि आपके नोट्स बनाने में आपको आसानी रहे। ठीक है बच्चे? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। देखिए बच्चे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बेसिकली क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपकी काफी सारी चीजें आती हैं। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपके काफी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका है पर कैपिटा इनकम है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, आपकी चॉइसेस हैं, प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, आपका वर्किंग आवर्स कैपेसिटी है, मतलब नंबर ऑफ चीजें जो कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है आपकी। ठीक है? तो ये सारा हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली जो हमारी चीजें आती है उनको हम और एक बार अच्छे तरीके से देखते हैं। नंबर 1 आपका आता है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। क्या आता है? चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम। सेकेंड हमारा आता है इन्फ्लेशन रेट। क्या? इन्फ्लेशन रेट। थर्ड हमारा आता है इंटरेस्ट रेट। क्या? इंटरेस्ट रेट। फोर्थ हमारा आता है वैल्यू ऑफ रुपी। क्या? वैल्यू ऑफ रुपी। एंड फिफ्थ हमारा आता है स्टॉक मार्केट इंडिसेस। स्टॉक मार्केट इंडिसेस। अब देखिए, इनको हम 1 बाय 1 फटाफट क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम की। देखिए, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। डिस्पोजेबल इनकम वो होता है जो कि किसी भी पर कैपिटा इनकम को अगर हम काउंट करते हैं, अगर पर कैपिटा इनकम यानी आपके घर में अगर आपके फादर की इनकम सपोज करो मंथली 50,000 है, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर आपकी फैमिली में आपके फादर की जो इनकम जो मंथली है वो है 50,000। 50,000 में अगर आपने सपोज करो कि मंथली कुछ फाइन वगैरह लग गए या फिर कुछ फीसेस वगैरह देनी पड़ गई, तो अगर आप इन सबको लेस करने के बाद अगर आपके पास 40,000 रुपीज बचते हैं आपके पापा के पास, तो 40,000 जो रुपीज होंगे वो आपकी नेट डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी वो इनकम जिसको आप एक्चुअली कंज्यूम कर सकते हो, वो आपकी क्या बन जाती है? डिस्पोजेबल इनकम। एक्चुअल अर्निंग नहीं, एक्चुअल डिस्पोजेबल इनकम की। हो सकता है कि आपके कुछ फाइन्स वगैरह कट गए हों, कुछ लाइसेंस वगैरह में पैसे लग गए हों, कुछ फीस वगैरह, कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फीस वगैरह आपने पे की हो, तो वो आपके कंजम्पशन में नहीं आते हैं। तो वो आपको लेस करने के बाद जो आपके पास जो नेट जो अमाउंट बचता है महीने का, यानी 40,000, हम सपोज करो 10,000 आपने मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह में दे दिए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं महीने में, तो आपने वो दे दिए, तो उसके बाद जो आपके पास नेट जो इनकम बची वो 40,000 बची।
होती है हमारी नेट डिस्पोजेबल इनकम। तो इकोनॉमिक कंडीशंस में, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में डिस्पोजेबल इनकम बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ह्यूमन बींग्स की यानी पीपल्स की अगर इकोनॉमिक इनकम अगर ज्यादा, डिस्पोजेबल इनकम अगर ज्यादा नहीं होगी तो उनका कंजम्पशन लेवल भी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। कंजम्पशन लेवल ज्यादा नहीं होगा तो उनकी बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं होगी। बाइंग कैपेसिटी भी ज्यादा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल भी हमारा कम रहेगा, क्योंकि कंजम्पशन ही नहीं है तो प्रोडक्शन भी हमारा कम रहेगा। तो ये सारी सारी चीजें एक दूसरे से ना इंटररिलेटेड होती हैं, तो इनको आपको बहुत तरीके से देखना होता है। सेकंड हमारा होता है इन्फ्लेशन रेट। सेकंड हमारा क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट का मतलब क्या होता है, महंगाई, यानी आपकी डिमांड कितनी ज्यादा मार्केट में आ रही है। एक लेवल तक इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, एक लेवल तक इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बट एक लेवल के बाद इन्फ्लेशन रेट इकोनॉमी के लिए क्या हो जाता है, बुरा बन जाता है, वो फिर वर्स्ट कंडीशन में चला जाता है। बट अगर आप एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन रेट देखें, यानी मंदी और तेजी को देखें, यानी डिफ्लेशन होता है मंदी और इन्फ्लेशन होता है तेजी। अगर आप तेजी और मंदी को कंपेयर करें तो तेजी हमेशा ज्यादा अच्छी होती है, बट एट अ उसका भी एक लेवल फिक्स है, उसकी भी एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से ज्यादा तेजी होती है तो यानी आपकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बन रही है, आपका प्रोडक्शन लेवल शॉर्ट हो रहा है, आपका कंजम्पशन फुलफिल नहीं हो पा रहा, तो वहां पर कुछ लोगों की डिमांड, क्योंकि जिनके पास मनी पावर, उनका पैसा है, वो तो अपनी डिमांड को क्रिएट कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। बट उसमें जो सोशली देखा जाए तो जो पुअर, जो हमारा लोअर जो सेगमेंट है, वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सफर करता है। तो जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी एक एक्सटेंट तक ही किसी भी लिमिट, किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वो उसके डिसएडवांटेज भी होने शुरू हो जाता है। तो दिस इज द इन्फ्लेशन रेट। थर्ड हमारा होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या होता है, बैंक, जैसे बैंक इंटरेस्ट रेट। सपोज करो आरबीआई अपने रेट डिसाइड करती है, वो बैंक रेट डिसाइड करती है, उसमें रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। तो ये सारी क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज होती हैं। अगर आरबीआई अपने रेट्स पे कट डाउन करता है या रेट बढ़ाता है तो ये भी तुम्हारी बैंकिंग पॉलिसी को इफेक्ट करती है, बैंकिंग की लोन फैसिलिटीज को अफेक्ट करती है, बैंकिंग की डिपॉजिट्स को अफेक्ट करती हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारी इकोनॉमी में बिजनेस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा इंटरेस्ट रेट। फोर्थ हमारा होता है वैल्यू ऑफ रुपीज। वैल्यू ऑफ रुपीज, इंटरनेशनल मार्केट में अगर वैल्यू का जो रुपी का जो वैल्यू अगर वो ऊपर नीचे होता है तो भी आपके मार्केट्स में, जो आपकी जो बिजनेस में बहुत फर्क पड़ता है। जो भी आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का बिजनेस है, टोटली डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रुपीज। अगर वैल्यू ऑफ रुपीज ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो जितने भी हमारे इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, उस पर डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। और कई बार इतना ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि जो फॉरेन ट्रेड वाली जो कंपनीज होती हैं वो बैडली सफर करती हैं इस चीज को लेके, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं तो उनको प्रॉफिट और लॉस दोनों ही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। इसके बाद हमारा होता है स्टॉक मार्केट इंडिसेस। स्टॉक मार्केट इंडिसेस में आपको बता दूं मैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट के जो इंडिसेस हैं, जो हमारी अपनी कंट्री के अंदर है, वो कौन कौन से हैं आपके, एनएससी और बीएससी। यानी एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हम जो है अपनी इकोनॉमी का जो मेन जो इंडिकेटर जो मानते हो, किसको मानते हैं, एनएससी और बीएससी को मानते हैं। अगर हमारी एनएससी और बीएससी में एकदम से डाउनफॉल आ जाता है या फिर एकदम से क्रैश हो जाती है मार्केट, तो आप देखोगे कि कई कितने हजार करोड़ों का नुकसान हमें एक दिन में हो जाता है। ये सारा का सारा किसको अफेक्ट करता है, ये ट्रेड को अफेक्ट करता है। अगर हमारा इंडिसेस स्टेबल नहीं है, अगर हमारा इंडिसेस रेगुलर इंक्रीजिंग नहीं होता है रेगुलर इंटरवल पे, तो हमारे जो बिजनेस है वो सारे डिसअपॉइंटेड होते हैं, बिजनेसमैन को बहुत ज्यादा लॉस होता है। दैट्स वाई वहां पर जो है जो इकोनॉमी में फिर हमारी डिप्रेशन की कंडीशन भी आ सकती है, जो कि एट प्रेजेंट जैसे हम अभी देख रहे हैं, हमारा कोरोना अभी टाइम चल रहा है यहाँ पे, इस टाइम पे जो कि विश्व की यानी वर्ल्ड की सबसे बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, यानी इंडिया के अंदर भी हमारे बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहा है। आप देखिए, अगर डेली आप वॉच करेंगे तो जो हमारे मार्केट इंडिसेस हैं, जो एनएससी और बीएससी है, इनमें बहुत ज्यादा लेवल का डाउनफॉल आता है। दैट्स वाई जितना भी मार्केट है हमारा इस टाइम पे एकदम स्लो डाउन पड़ा हुआ है। मार्केट में कोई भी एनर्जी नहीं है, कोई पावर नहीं है, मार्केट पूरा खत्म हुआ पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हर जगह जो मार्केट है पूरी की पूरी खत्म हुई पड़ी है ड्यू टू द कोरोना जो भी आपका बीमारी चल रही है इस टाइम पे, उसकी वजह से। तो ये हमारे क्या होता है, मार्केट इंडिसेस होते हैं, जो कि किसी भी इकोनॉमी के इंडिकेशन देते हैं कि हमारी इकोनॉमी में जो हमारा एक्चुअल में जो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, जो बिजनेस का जो ग्रोथ रेट है वो क्या चल रहा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। तो दीज आर द बेसिकली इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो कि हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए, अच्छी बात है। अब आप देखिए सेकंड हमारा आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में देखिए क्या होता है,
सोशल एनवायरनमेंट में देखिए हर तरीके से हमारे बिजनेस को इफेक्ट करता है। देखिए जैसे इंडिया जैसे इंडिया हमारा जो है वो बहुत ही कल्चरल कंट्री है, यानी बहुत ही ट्रेडिशनल कंट्री है। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे हर दूसरे महीने में कोई ना कोई त्योहार आता है। इवन दूसरे महीने की क्या बात करूँ आपको, हर महीने में एक त्योहार आता है। हर महीने में हमारे एक कल्चर, एक मतलब कल्चरल एक यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पे वेराइटीज ऑफ कल्चर बहुत ज्यादा है। आप अगर साउथ में देखिए तो वहाँ का कल्चर अलग है, नॉर्थ में देखिए वहाँ का कल्चर अलग है, ईस्ट वेस्ट यानी मिडिल ऑफ द इंडिया सारा का सारा कल्चर हमारा क्या है, सब डिफरेंट डिफरेंट है। तो डिफरेंट डिफरेंट जो कल्चर्स होते हैं, जो ट्रेंड्स होते हैं, जो वहाँ के जो वैल्यूज होती हैं, वो क्या करती है हमारे बिजनेस को भी प्रमोशन देती है अलग अलग तरीके की। यानी ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया के अंदर केवल एक ही टाइप का बिजनेस हमेशा ग्रो करता है। यहाँ पर आप मल्टीपल बिजनेस को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ बिजनेस यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पर सोशल में देखो ये भी देखा जाता है कि इस टाइम पे जो हमारा जो सोशल जो दायरा है, जो हमारा सोशल जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो किसकी नीड पे, वो उसकी बेसिकली नीड क्या चल रही है। सपोज करो ट्रेंड पे डिपेंड करता है। सपोज करो आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि लोगों को हेल्थ यानी अपनी लाइफस्टाइल पे बड़ा फोकस है। तो अगर कहीं पे लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग, जैसे अर्बन जो कंट्रीज होती जो अर्बन जो एरियाज होते हैं, वहां पे क्या है लोग अपनी लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करते हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, उन्हें अपनी लाइफ की ज्यादा परवाह होती है, वो अपनी मील पे ज्यादा ध्यान देते हैं, डाइटिंग पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वहां पर अगर आप कोई भी ऐसा कोई अपना बिजनेस करना चाहते हो तो वहां पर जो बिजनेस होगा वो उनकी नीड के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, लेकिन अगर वहीं पर अगर आप अपना बिजनेस अगर किसी रूरल एरियाज में करना चाहते हो तो वहां पर जो एरिया जो होगा वो उसकी जो डिमांड्स होंगी वो अलग होंगी। तो सारा कुछ डिपेंड करता है सोशल पे, यानी सोशल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वहाँ का मेनली एजुकेशन रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, कितने लोग वहाँ पे पढ़े लिखे हैं, कैसे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी चॉइसेस क्या हैं। जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी चॉइसेस अलग होती हैं, जो थोड़ा इलिटरेट होते हैं उनकी चॉइसेस अलग होती हैं। तो ये भी हमें देखना पड़ता है। प्लस कॉम्पोजिशन देखना पड़ता है कि वहाँ पे मेल ज्यादा है, फीमेल ज्यादा है, चिल्ड्रन ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए कस्टम एंड ट्रेडिशंस मैंने आपको बता दिया कि हमारे कंट्री में कस्टम और ट्रेडिशन बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे त्योहार बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे कोई किसी एरिया में अपनी लाइफ को ज्यादा मतलब जिम वगैरह ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर कुछ लोग ज्यादातर अपनी एजुकेशन को ज्यादा फेवर करते हैं, कुछ लोग अपने फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे सब लोग हैं। तो वहाँ पर अलग अलग टाइप के हमारे बिजनेस की प्रेफरेंसेस भी फिर अलग अलग होती हैं, उनकी चॉइसेस भी अलग अलग होती है, उनकी डिमांड्स भी क्या होती है अलग अलग होती है। वैल्यूज है, वैल्यूज भी यहाँ पे क्या होती है बहुत ज्यादा है। देखिए जो हमारा जो इंडिया बेसिकली जो कंट्री है वो क्या कस्टमर मेन जो है, यहाँ पे कस्टमर बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि हम यहाँ पे जो बिजनेसमैन है वो अपनी मोनोपोली क्रिएट नहीं कर सकता, यानी वो ये नहीं सोच सकता कि मैं जो प्रमोट करूंगा प्रोडक्ट वही मार्केट में चलेगा। नहीं, यहाँ पर कभी भी बिजनेसमैन की नहीं चलती है। इंडिया जैसी कंट्री में, इंडिया में जो हमेशा जो वैल्यूज दी जाती है वो कस्टमर को दी जाती है कि कस्टमर क्या चाहता है। बिकॉज यहाँ पे जो कस्टमर का जो सेगमेंट है वो बहुत ज्यादा है, बिजनेस उतना ज्यादा नहीं जितने यहाँ पे कस्टमर है। तो जो बिजनेस है हमेशा वो जो वैल्यूज जो मेन देता है वो किसको देता है, कस्टमर को देता है। बिजनेसमैन को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती बिकॉज यहाँ पे कस्टमर ज्यादा ही एग्रेसिव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज है वो कस्टमर को ज्यादा जाती है। सोशल ट्रेंड है, सोशल ट्रेंड में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हर 6 महीने में दिवाली, हर में ईद, हर में होली वगैरह जो होती है। तो इनके ट्रेंड से भी क्या होती है हमारी मार्केट में फ्लक्चुएशंस आती हैं, क्योंकि डिमांड्स क्रिएट होती है। आपको पता है त्योहारों में मिठाइयाँ, कपड़े वगैरह सब कुछ चलता है। तो ये एकदम से हमारी इकोनॉमी क्या करते हैं, बूस्ट करते हैं, यानी बूम अप करते हैं। आप देखो जब दिवाली और ईद आती है तो यहाँ मार्केट में कितना तरह का बिजनेस चलता है। लोगों के सालों के जो नए नए बिजनेस भी होते हैं वो भी ज्यादातर इन्हीं टाइम पे ओपन किए जाते हैं ताकि उनको बिजनेस एकदम से रनिंग मोड मिल जाए। और जो पुराने जो बिजनेस जो बैठे होते हैं स्टैग्नेंट मोड में, वो भी इसी का वेट करते हैं कि भाई कब दिवाली आएगी, कब ईद आएगी तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। बिकॉज ये क्या होते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए एक तरह से पावर बूस्टर होते हैं। जैसे ईद वगैरह हो गई, होली वगैरह हो गई, दिवाली वगैरह हो गई, ये हमारी इकोनॉमी में जो बिजनेस होता है उसको क्या करते हैं एकदम से बूस्ट करते हैं। तो दीज आर द बेसिकली सोशल ट्रेंड्स व्हिच अफेक्ट द बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट। देन ये हमारा हो गया सेकंड सोशल एनवायरनमेंट। थर्ड हमारा होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देखिए पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि पॉलिटिकल यानी गवर्नमेंट, आपकी जो करंट जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आपकी उसकी पॉलिसीज क्या है वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। उसका बिजनेस के लिए उसके क्या इंक्लिनेशन है, वो बिजनेस के बारे में क्या सोचते हैं, बिजनेसमैन के बारे में उनकी क्या थिंकिंग है, ये सब डिपेंड करता है पॉलिटिशियन के ऊपर।
जो तुम्हारी गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट का बिजनेस के लिए अच्छी जो उनकी जो थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो नो डाउट वो बिजनेसमैन को कभी प्रमोट नहीं होने देंगे। यानी उनको प्रमोशन का मतलब क्या है, प्रमोट का मतलब क्या है कि उनको लीगल एड्स नहीं देंगे, उनको सब्सिडीज नहीं देंगे, उनके ऊपर टैक्स ज्यादा इम्पोज कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो कि बिजनेसमैन को परेशान कर सकती हैं। तो देखो गवर्नमेंट का भी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो भी किसी बिजनेस को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, बहुत ज्यादा उसको अफेक्ट करता है। अगर कोई गवर्नमेंट, हमें लगता है किसी बिजनेसमैन को कि भाई ये गवर्नमेंट हमारी लॉन्ग टर्म बिजनेस चलेगी, तो जो हमारे जो बिजनेसमैन है, जो उनके जो प्रोजेक्ट होंगे वो भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं। अगर उनको ये लगेगा कि नहीं भाई गवर्नमेंट तो पता नहीं कब ये चली जाए, कभी गवर्नमेंट कभी ये बाइंड अप हो जाए, कुछ नहीं पता, तो जो बिजनेसमैन की इनसिक्योरिटी वो भी क्या होगी, कॉन्टिन्यूस बनी रहेगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट का साउंड होना और गवर्नमेंट का पॉजिटिव थिंकिंग रखना बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, तभी बिजनेस प्रॉपर तरीके से ग्रो करेगा, वरना बिजनेस फिर क्या है, अफेक्ट करता रहेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पे दिया भी हुआ है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। जनरल स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है कि उसको ज्यादा ड्यूरेशन के लिए फिक्स होना चाहिए, ताकि बिजनेसमैन हमेशा अपने आप को सिक्योर फील करे। उसे ये ना लगे कि अगर मैं कोई अपनी बिजनेस अभी स्टार्ट करूंगा और गवर्नमेंट चेंज हो गई तो कल को मेरा बिजनेस क्या सफर करेगा, या फिर क्योंकि जो नई गवर्नमेंट आएगी उसकी पॉलिसीज अलग होंगी, वो मुझे सपोर्ट नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर बिजनेसमैन सफर करता है। तो बिजनेसमैन भी ये चाहता है कि जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आए, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे ही चले। सेकेंड हमारा पीस इन द कंट्री। पीस इन कंट्री का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हार्मोनाइज होनी चाहिए, यानी वो उसका जो मेन जो क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि वो पूरे कंट्री के अंदर पीस मेंटेन करके रखे। ये ना हो कि भाई हर 2 दिन में राइट्स हो रहे हैं, कहीं पे कोई पब्लिक कोई राइट्स हो रहे हैं, कोई लॉकआउट हो रहा है, कोई आगजनी हो रही है, कहीं फायर कुछ हो रहा है। यानी ये सब चीजें अगर होती है तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के अंदर अनसिक्योरिटी होती है। इन्वेस्टर जो होता है फिर वो इनसिक्योर फील करता है, वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो पीसफुल एक सिचुएशन और एक पीसफुल माहौल क्रिएट करना भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अगर पीसफुल माहौल रहता है देश के अंदर, कंट्री के अंदर अगर पीसफुल सिचुएशन रहती है, तो कोई भी बिजनेस है, कोई बिजनेसमैन है, वो बड़े अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने बिजनेस को आगे तक ले जाते हैं। ठीक है। एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड्स बिजनेस, मैंने बता चुका हूं आपको कि जो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड आती है उसका जो बिजनेस के लिए क्या एटीट्यूड है, यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है। वो बिजनेसमैन को एज अ फ्रेंडली तरीके से देखती है, या फिर उनको एज अ मतलब उनको टारगेट में रखती है कि नहीं हमें इससे अच्छा, वो ये अच्छा नहीं कर रहे हैं तो हम उसको हमसे टारगेट रखेंगे, या फिर उनको लाइसेंसिंग पे प्रॉब्लम कर सकती है, उनको टैक्सेशन में प्रॉब्लम कर सकती है। तो यहाँ बहुत सारी चीजें जो कि हमें देखनी होती हैं। एटीट्यूड ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट टुवर्ड द बिजनेस, यानी बिजनेस में जो हमारी जो गवर्नमेंट जो इलेक्टेड होंगी उसका क्या रुझान है, उसका क्या इंटरेस्ट है, राइट। तो ये हमारा हो गया पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। देन हमारा आता है फोर्थ, हमारा आता है लीगल एनवायरनमेंट। अब देखिए बच्चों लीगल एनवायरनमेंट में क्या होता है। लीगल एनवायरनमेंट में इधर देखिए कोर्ट जजमेंट आता है, लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज आती हैं। यानी देखिए अगर कोई मतलब हमारे कोई बिजनेस क्वेरल्स हैं, कोई बिजनेस हमारी प्रॉब्लम से अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो जो जजमेंट है वो कितनी जल्दी से आते हैं। अगर मान लो जजमेंट बहुत देरी से आते हैं तो वहां पर भी जो बिजनेसमैन होता है वो क्या डिसअपॉइंटेड होता है। ठीक है। जो हमारी जो अथॉरिटीज होती हैं, जो वहां से जो नोटिफिकेशंस आती हैं वो कैसी होती हैं, वो बिजनेस के फेवर में होती है, नहीं होती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पब्लिक के फेवर में नहीं है, बिजनेसमैन के फेवर में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बिजनेसमैन के फेवर में, पब्लिक के फेवर में नहीं है। कई बार जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करो आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सिगरेट्स जो वगैरह होते हैं, सिगरेट्स जो होती हैं उनके पैकेट्स पे लिखा होता है ना कि स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर द हेल्थ। तो ये क्योंकि ये लीगल एनवायरनमेंट में आता है कि कोर्ट ने बोला हुआ, लीगल अथॉरिटी ने बोला कि अगर कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई प्रोड्यूसर जिसमें जो हमारे सोसाइटी के लोगों के लिए खतरनाक है, तो आप उस पर लिख के दोगे, अदरवाइज आपको क्या बैन किया जाएगा और आप पे लीगल एक्टिविटीज की जाएंगी। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, जैसे आपने देखा होगा टीवी में जब आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखते हो तो कभी भी आप वहां पे वाइन के एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ बोला हुआ है कि कोई भी कंपनी वाइन का एडवर्टाइजमेंट टीवी में नहीं करेगी। ये भी कोर्ट में क्या, ये लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट इशू करती है, वो कितने तरीके से उनको पास आउट करती है। जैसे हमने बोला कि भाई टीवी में कोई भी आपका अल्कोहल का कोई भी ऐड नहीं आएगा, तो ये सब ये क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होते हैं। तो गवर्नमेंट को भी देखना होता है कि लीगल एनवायरनमेंट में ये भी हमारे बिजनेस को प्रमोट करते हैं। अब सपोज करो कि भाई किसी भी बिजनेस को किसी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ठीक है आप वाइन का ऐड दिखाओ, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
जितनी भी वाइन जो कंपनीज होंगी, जो प्रोड्यूसर होंगे, इनका बिजनेस तो बढ़ेगा, नो डाउट, क्योंकि अब एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है, बिजनेस बढ़ेगा। बट इसमें खतरा किसको है? मेन जो कॉन्सिक्वेंसेस जो झेलने पड़ेंगे किसको? वो सोसाइटी को झेलने पड़ेंगे, क्योंकि जो चीज गलत है वो गलत है। तो अगर उस पर गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है तो भी सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड किस पे करता है? लीगल इन्वायरमेंट पे। तो लीगल इन्वायरमेंट भी हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है? सब उनको इम्पैक्ट डालता है उसके ऊपर, ठीक है। तो ये था हमारा लीगल इन्वायरमेंट। देन इसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो किसी भी बिजनेस के ऊपर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। सपोज करो आईटी का बिजनेस, सपोज करो आईटी में क्या होता है, हर 6 महीने में, हर 1 साल में, हर 2 साल में जो है टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पता ही नहीं चलता प्रोड्यूसर को कि कब उसकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो उसको हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है। और अगर वो इस चेंज को लेकर तैयार नहीं है, डायनेमिक कंडीशन के लिए वो अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाया, अपने आप को रेडी नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं इसका जो उसका बिजनेस होगा वो क्या होगा? सफर करेगा। तो यहाँ पर भी टेक्निकल एनवायरनमेंट के अंदर देखिए साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन। हर एक बिजनेस को क्या करना चाहिए? अपने आप को साइंटिफिकली प्रूव करना, वो सॉरी साइंटिफिकली अपने आप को इम्प्रूव रखना चाहिए और इनोवेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कंजर्व, जो पुराने जो हमारे बहुत ही पुराने जो मशीनरीज हैं या फिर पुराने जो टेक्नोलॉजी, उन्हीं को फॉलो करते जा रहा है। अगर वो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होगा तो फिर वो कभी मार्केट में अपने आप को ग्रो अप नहीं कर पाएगा। तो उसको क्या करना चाहिए? हमें साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन, यानी साइंटिफिक जो इंप्रूवमेंट है अपने आप मशीनरीज में, अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी मैन पावर में, अपनी मैनेजमेंट के अंदर, उसको क्या हमेशा इसको इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरा इनोवेटिव, यानी नए नए आइडियाज लाने चाहिए हमेशा उसको। सेकंड में है न्यू मेथड एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ बिजनेस। वही है कि आपको हमेशा न्यू मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी का अडॉप्टेशन करना चाहिए। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो आपका बिजनेस क्या होगा? लॉन्ग टर्म आपको सफर करेगा। तो बेसिकली ये हमारे थे क्या? कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक इजीली समझ में आया होगा और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो आप मेरे वीडियोस को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। और आप प्लीज इन जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको दे रखे हैं ऊपर से, जो भी लिखा हुआ है इसको आप सुन के भी आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं और इसके आप नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइए, इसको लर्न कीजिए डेली। आप जरूर बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस स्टडीज को पढ़ेंगे और सीख जाएंगे इसको। आपको बिल्कुल भी इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कुछ भी टॉपिक नहीं आता है। आपके सारे टॉपिक्स मैं क्लियर करूंगा, बस आप इसी तरीके से मेरे चैनल को कॉन्टिन्यूस तरीके से देखते रहिए। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, वाकई में अच्छी लगती है, तो आप प्लीज इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज कोई भी अपना कमेंट्स हो तो प्लीज मुझे डालिए। कोई एडवाइस देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, वो भी मेरे लिए एक्सेप्टेबल है और मेरे लिए बहुत अच्छी बात है अगर आप ऐसा करेंगे। तो प्लीज मुझे दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9313551673। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9313551673। कौशल दीक्षित मेरा नाम है। आप कभी मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पर ही ओवर करते हैं। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच।